हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो वेलकम टू एवरीवन क्लास 11 फिजिक्स माय यूट्यूब चैनल बनारस स्टडी मटेरियल में मैं इस चीज़ से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। क्लास 11। तो इसके पहले जो भी आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा उसमें हमने डायमेंशन निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट किया था। आज हम उसी के आगे पढ़ाएंगे एप्लीकेशंस, मतलब दो इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे कि उसका डायमेंशन फार्मूला सही है या गलत। तो आइए जानते हैं। क्लास 11 चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर आपका है 2, चैप्टर 2 हो गया आपका। आज मेरा ये चौथा लेक्चर होगा। तो देखिए, अब हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा उसी को डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन कर रहे हैं कि मतलब 2-3 पार्ट में एप्लीकेशन होता है। पहला उसका एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन है तो हम उसको चेक करके बताएंगे वो इक्वेशन सही है या गलत। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन दिया हुआ जो है सही है या गलत। तो हम डायमेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग चेक करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट मस्ट बी equal then dimension of each term right hand side। इसके कहने का मतलब कि जो LHS में जो कुछ दिया रहेगा उसके प्रत्येक टर्म का जितने भी नंबर ऑफ टर्म लिखे रहेंगे वो नंबर ऑफ टर्म LHS में जो RHS में जो लिखा रहेगा सेम डायमेंशन होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन सही है, ना तो फिर अन्यथा गलत है। तो देखिए पहला इक्वेशन लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, चेक द करेक्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है, हमको इसको करेक्ट करके बताना है कि इक्वेशन दिया हुआ है जो सही है कि गलत। इक्वेशन दिया है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन दिया हुआ है, ब्रैकेट में s आपका दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेयर s आपका डिस्प्लेसमेंट है, t आपका टाइम है और a आपका एक्सेलरेशन है, u आपकी वेलोसिटी है। ये चीज दिया हुआ है, हमको इसको चेक करना है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। चेक कर लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है? S।
यस, डायमेंशन ऑफ RHS में आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। यस, L हो जाएगा U L अपॉन T मीटर पर सेकेंड T प्लस हाफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। कांस्टेंट जो भी रहता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ए एक्सेलरेशन है, ये हो जाएगा LT मीटर पर सेकेंड T स्क्वायर, T से T। अब यहाँ पर L और L ऐड करेंगे, क्या होगा? L ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो L बराबर L, इसका मतलब इक्वेशन जो दिया हुआ है सही है। डायमेंशन आप LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, इक्वेशन जो दिया है सही है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन G ये दिया हुआ है, जहाँ पर वेयर T इज टाइम पीरियड। G आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशन लेस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। चेक कर लीजिए, LHS में आपका T है, इधर क्या है? 2 पाई रूट में L अपॉन G, इसका T टाइम पीरियड ही होगा। 2 पाई कांस्टेंट है, L अपॉन G लेंथ है, L आपका लेंथ है, G मीटर पर सेकेंड, L अपॉन T स्क्वायर रूट में। L से L कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा T, इधर आपका रूट में T स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा T, इसका मतलब T इज इक्वल टू T। दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है। तो ये भी इक्वेशन जो दिया है वो क्या है? सही है। वीडियो को पास करके नोट करिए जल्दी। अगला क्वेश्चन है, चेक करके आपको बताना है कि इक्वेशन जो दिया हुआ है सही है कि गलत। तो देखिए क्वेश्चन है H बराबर R रो G अपॉन 2S cos थीटा, क्वेश्चन दिया हुआ है। बगल में दिया हुआ है वेयर एज हाइट रो डेंसिटी G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है F/L, और R रेडियस, थीटा एंगल ऑफ कांस्टेंट। तो थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। देखिए आप सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। लिखिए एक एक टर्म का। LHS में L हो जाएगा, हाइट मीटर में होगा, रेडियस मीटर, L रो डेंसिटी है मीटर पर किग्रा और किग्रा पर मीटर क्यूब, G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है या सरफेस टेंशन F/L, इसका मतलब S इज इक्वल टू F/L ML/T (-2 L। cos थीटा एंगल कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखिए
एल 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 कैंसिल हो गया पूरा, बचेगा क्या, एम से एम कैंसिल हो गया। यहाँ पर एल क्यूब है, यहाँ पर टी के पावर 5 है, ए एल इससे काट दिए, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पर, टी के पावर -2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर L इज इक्वल टू 1/L। इसका मतलब L इज इक्वल टू हो जाएगा L के पावर -1। इसका मतलब क्या होगा, पूरा जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, ये इक्वेशन जो दिया है गलत है। कैसे पता, जो डायमेंशन क्वांटिटी है सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, गलत है। इक्वेशन को अगर सही करना होगा तो हम नीचे की क्वांटिटी ऊपर, ऊपर की क्वांटिटी नीचे लिख सकते हैं। इसका मतलब जो इसका सही इक्वेशन होगा वो होगा क्या, h बराबर 2h cos थीटा अपॉन r 0। ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन इनकरेक्ट है, क्योंकि डायमेंशन दोनों की सेम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका है, वीडियो को पास करके जल्दी डाउनलोड नोट करिए। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, मतलब एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में, तो यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, मान लेते हैं कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन है कि 1 यूनिट को डाइन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। न्यूटन का दोनों यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में होता है, एसआई सिस्टम। तो हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूला बताया गया था फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू म्यू, जहाँ n नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, म्यू उसकी मोलर, कितनी मोलरिटी है, कितने नंबर है, वही फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे। तो अगर 2 रहेगा तो n1 μ1 बराबर n2 μ2, 2 के लिए दोनों तरफ का सेम LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस फार्मूले से हम चेंज करेंगे। देखिए 1 न्यूटन, अगर इसकी बात करेंगे तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं m/10⁻²। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट लिख लेते हैं m/10⁻²। अब एक तरफ एसआई सिस्टम, एक तरफ सीजीएस सिस्टम। जैसा कि एसआई सिस्टम में क्या होता है, 1 न्यूटन है, नंबर ऑफ मोल कितना है आपका, n1 की वैल्यू 1, इसकी यूनिट हो जाएगी किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगा, वही चीज, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें मास जो होगा क्या होगा, केजी में होगा, लेंथ होगा मीटर में होगा, और टाइम जो होगा सेकेंड में होगा। इसमें क्या होगा, n2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ मोल है, और मास इसमें हो जाएगा आपका ग्राम में, लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में, और टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड में। तो देखिए इधर से अगर लेंगे n1 μ1 इज इक्वल टू n2 μ2। अब यहाँ n1 की वैल्यू नहीं, n1 को रहने देते हैं, μ1 की पूरी वैल्यू कर देते हैं। n1 μ1 की जगह मेरा हो जाएगा क्या, m1 L1 T1 के पावर -2, और इधर μ2 क्या हो जाएगा, m2 L2
T2 के पावर -2 लिख दीजिए, M1 L1 T1 के पावर -1, इधर हो जाएगा M2 L2 T2 के पावर -2। ये हो जाएगा, हमको L2 की वैल्यू निकालना है ना। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन, तो N1 की वैल्यू तो फाइंड आउट है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 अपॉन N2 डिवाइड कर देंगे L1 अपॉन L2 T2 अपॉन T1 अपॉन T2 के पावर -1। यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए ऊपर लिख रहे हैं N2 हो जाएगा आपका, N1 की वैल्यू 1 है, 1 कर देते हैं इसकी जगह। M1 आपका केजी में है और नीचे ग्राम में है, मीटर में ऊपर लेंथ है, नीचे सेंटीमीटर में है, टाइम आपका सेकेंड में है, सेकेंड में है, सेकेंड दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे केजी है, ग्राम में लिख दीजिए 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया। यहाँ 100 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये आपका कट गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 2, तो यहाँ N2 हो जाएगा N2 10 के पावर 5 डाइन। कुछ लोग याद भी किए होंगे। तो यहाँ से 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन्स। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। SI सिस्टम लिखे, इधर CGS सिस्टम। SI सिस्टम में यूनिट फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ यूनिट दिया है, N1 का मान 1 और म्यू जो है मास M L T तीनों के साथ एक साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। L1 इसको M1 L1 L2 कर दिए, इसको T2 M2 L2 T2 कर दिए, दोनों की वैल्यू बराबर करके N2 की वैल्यू निकालें। तो इस तरह से किसी भी डायमेंशन क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पास करके डाउनलोड नोट करिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑफ G का मान दिया है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। SI सिस्टम में दिया है, हमको CGS सिस्टम में बताना है। SI यूनिट दिया है, फाइंड इट्स CGS सिस्टम। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ है आपका CGS सिस्टम में G का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है कि ग्राम मीटर यहाँ पहले से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फिर पहले से यहाँ केजी है, केजी से केजी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा क्या, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड। तो एक इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m के पावर -1 L क्यूब t के पावर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t के पावर -2। तो एक तरफ SI यूनिट, यहाँ पर G का डायमेंशन लिख लेंगे, m पावर -1 L पावर 3 t पावर -2। एक तरफ SI लिख देंगे, एक तरफ
CGS लिख दीजिए। अब इसमें L1 का मान दिया है, आपको N2 का मान फाइंड आउट करना है उसी तरह। और इधर आपका जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, N1 म्यू1 बराबर N2 म्यू2 बना देते हैं। इधर क्या होगा, N1 की वैल्यू वही रहने दीजिए अभी। इधर क्या होगा, M1 के पावर -1 L1 के पावर, इसमें इसकी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L1 T के पावर T1 के पावर -2, इधर क्या हो जाएगा N2 M2 के पावर -1 N2 के पावर T2 के पावर -2। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमको N2 का मान निकालना है। सेम जैसे पहले था वही है। N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 M1 अपॉन M2 के पावर -1 है, यहाँ पर 3 है इसके पावर L के पावर, L1 अपॉन L2 के पावर 3, फिर T1 अपॉन T2 के पावर -2। रख दीजिए सबकी वैल्यू। L1 की वैल्यू यही है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। M1 का मान M1 किसमें है, केजी में और ग्राम में है, तो इसको भी 1000 ग्राम, ये हो जाएगा क्या, ग्राम। लेंथ आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकेंड में है, सेकेंड का सेकेंड वाला कैंसिल हो जाएगा। 6.67 इंटू 10 के पावर -11, यहाँ पर क्या बचेगा, 10 के पावर 3 के पावर -1, यहाँ पर 10 के पावर 2 के पावर 3, तो इसको कर देते हैं क्या, 6.67 इंटू 10 के पावर -11, 10 के पावर -3, ये हो जाएगा 10 के पावर 6, माइनस कर दीजिए, 11 3, 6.67 इंटू 10 के पावर -14 इंटू 10 के पावर 6, हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -8 टाइम्स। तो इस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक जी का मान आपका SI सिस्टम में होगा और CGS सिस्टम में होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी using dimensional एप्लीकेशन है इसका। मतलब कोई फार्मूला दिया रहेगा, उसको डिराइव करके हम निकालेंगे कि जो भी क्वांटिटी दिया है वो उस पर वेरी कर रहा है कि नहीं। तो आइए फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं तो पता हो जाएगा कि डिराइव करते हैं। क्वेश्चन है एक, फॉर ए पार्टिकल, क्वेश्चन है फोर्स ऑफ ए पार्टिकल depends
particle m and acceleration of the particle a. Find the expression for f. हमको निकालना है कि ये जो फोर्स डिपेंड कर रहा है वो मास ऑफ द पार्टिकल m पर डिपेंड कर रहा है और मास ऑफ द एक्सेलरेशन a पर। हमको f के एक्सप्रेशन निकालना है, तो जल्दी से इसका हल करिए। देखिए कैसे हल करते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो मास है वो आपका वेरी करता है किस पे, पार्टिकल के मास पर। मान लेते हैं मास की पावर जो एक्सपोनेंशियल x। दूसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, मान लेते हैं एक्सेलरेशन जो डिपेंड एक्सपोनेंशियल पे कर रहा है y। बगल में लिख लेंगे वेयर x and y are exponents, mass and acceleration। अब दो प्रोपोर्शनलिटी है, दोनों को अगर सेम मिलाते हैं तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल m टू पावर x a टू द पावर y, प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, हो जाएगा k m a y। की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, a आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यहाँ से इसकी कहानी खत्म। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए आपका एफ बराबर के। अब क्या इसके जस्ट अपोजिट वाला फार्मूला क्या है, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो देखिए डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। लगा दीजिए, एलएचएस में फोर्स है, फोर्स की यूनिट आप जानते हैं। आरएचएस में आपका है के एम टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल की पावर -2। की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। एम मास है, ए एम हो जाएगा एम टू द पावर एक्स। ए एक्सेलरेशन है एल टी पावर -2 वाई। इसको जब दोनों तरफ की क्वांटिटी सेम है तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर 2 इज इक्वल टू m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर 2y। ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू कितना आएगी, x टू द पावर 1 l y टू द पावर 1 y टू द पावर 1। दूसरे से भी देख लीजिए y की माइनस कर दिया, y की वैल्यू 1। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो जो डायमेंशन फार्मूला आपका है इक्वेशन स्टार कर दीजिए, तब देन इक्वेशन स्टार बिकम्स आपका हो जाएगा f इज इक्वल टू के एम ए।
अगर एक्सपोनेंशियल टर्म देखेंगे एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर m दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से आपका इंडिकेट कर रहा है जो फोर्स वेरी कर रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ है कि जो कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटल आधार पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो F इक्वल टू m है। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए। डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड T of a simple pendulum depends upon पहला उसमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, दूसरा उसमें है मास ऑफ द बॉल M, थर्ड है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। हमको निकालना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर T, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। और जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है पेंडुलम के लेंथ पर, मास पर, m पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले जो टाइम पीरियड है क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले T प्रोपोर्शनल L x, T प्रोपोर्शनल M y, T प्रोपोर्शनल G z। बगल में लिख देंगे वेयर x, y and z are the component exponents length, mass and acceleration। तीनों को एक साथ लिखेंगे हो जाएगा T प्रोपोर्शनल Lx, My और Gz। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है Lx, My और Gz। इस इक्वेशन को स्टार कर देते हैं। ये आपका डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इतना समझ में आया। T प्रोपोर्शनल L, T प्रोपोर्शनल M, T प्रोपोर्शनल G। नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद आगे बता रहे हैं वीडियो को पास करके। इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे, वही डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। देखिए T टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन T ही होगा। K प्रोपोर्शनली कौन से डायमेंशन लेस, L लेंथ है, L x, M मास है, M y और G L की पावर -2 एक्सेलरेशन है, इसके पावर z। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1। तो इस तरह से हो जाएगा, जिसको एक साथ लिख दीजिए L x + z m y और t
आपका क्या हो जाएगा -2z। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इंडेक्स बोथ साइड्स, वी है इंडिसेस, इंडेक्स नहीं इंडिसेस मतलब भार, INDICES इंडिसेस। कंपेरिजन कर दीजिए तो x y की वैल्यू 0, x प्लस z की वैल्यू 0, यहाँ से -2z बराबर 1, z बराबर हो जाएगा -1/2। इसमें रख दीजिए x -1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2। सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। x की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 0। सबकी वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार v है। देखिए पुट करने के बाद आपका जो आएगा t बराबर k l के पावर 1/2 m के पावर 0 g के पावर -1/2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं t बराबर k रूट में l/g, इसको अपान में कर देंगे। a m के पावर 0, किसी भी क्वांटिटी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इतना वैल्यू हो गया। अब जो k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इसकी जो होगी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली k बराबर हो जाएगा आपका 2π। तो यहाँ से जो t बराबर आएगा आपका 2π रूट में l/g। यही टाइम पीरियड t की वैल्यू हो जाएगी, t बराबर 2π l/g। यही सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी। एल लेंथ है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें मास का कोई रोल नहीं। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। कोई झूला झूल रहा है, उस पर कोई आके दूसरा बैठ जाएगा तो मास के उसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मास है ही नहीं है। तो इस तरह से जो टाइम पीरियड t बराबर 2π l/g होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving in a velocity v and radius r depends upon m, v and r. Find the expression for f। एक्सप्रेशन हमको f का निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। कर दीजिए। f प्रोपोर्शनल क्या होगा, मास x, f प्रोपोर्शनल v y, f प्रोपोर्शनल r z, वेयर x y z are the exponent। ठीक है, तीनों को एक साथ लिख देंगे कंप्रोमाइज करके।
mx vy rz। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो f बराबर k mx vy rz। इक्वेशन नंबर स्टार। ये आपका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, वही वाला फार्मूला लगा दीजिए। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। लगा दीजिए। F का डायमेंशन न्यूटन होता है m/L⁻²। मास m की पावर x। देखिए v L⁻⁻1। फिर r रेडियस है L z। अब इसको लिखेंगे क्या? एक क्रम से लिख देते हैं। m की पावर x L y प्लस z और t माइनस y m/L⁻²। कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग indices both the sides we have, क्या होगा? m के पावर 1 होगा तो x बराबर क्या होगा? 1। यहाँ पर y प्लस z की वैल्यू क्या आएगा? 1। t की पावर y है, इसका मतलब y की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो केवल 2 आएगा। ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस z बराबर 1, तो यहाँ से z की वैल्यू -1। इसका मतलब z की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू निकल गया। सबकी वैल्यू कहाँ पर रखेंगे? रख दीजिए इक्वेशन स्टार में। पुटिंग दिस वैल्यू x y and z इन इक्वेशन स्टार वी है। क्या होगा रखने के बाद? देखिए रखने के बाद क्या होगा? या बराबर के यम x की वैल्यू 1 है, v y की वैल्यू 2 है, r z की वैल्यू -1 है। इसको इस तरह लिखेंगे। अब बराबर के mv² अपॉन r। एक्सपेरिमेंटली अगर दिखाया जाएगा एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ पे जो की वैल्यू आएगा 1। ये हो जाएगा f बराबर mv² अपॉन r। यही आपका सेंटीपीटल फोर्स हो जाएगा। f बराबर mv² अपॉन r। तो इस कंडीशन के लिए जो सेंटीपीटल फोर्स f बराबर mv² अपॉन r, ये आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो यही आएगा सेंटीपीटल फोर्स। तो वीडियो को पास करके नोट करिए जल्दी से। आगे उसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए थर्मल conductivity K is given that K बराबर Q बराबर KA θ2 माइनस θ1 T अपॉन के
डी, ये दिया हुआ है। हमको इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। डायमेंशन फार्मूला थर्मल कंडक्टिविटी के का जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसी का डायमेंशन निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया है लिख लेंगे Q बराबर के ए θ2 माइनस θ1 T अपॉन के डी। इसमें आपका ये हीट है, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसका मान निकालना है। ये एरिया आपका है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये आपका क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। सबका डायमेंशन हमको के बराबर क्या लिखेंगे क्यू डी अपॉन के θ2 के का तो माना निकालना θ2 माइनस θ1 इंटू टी। सबका डायमेंशन लिख दीजिए। के हीट है, ये हो जाएगा mL² टी पावर माइनस 2, डी डिस्टेंस एल, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा, टी आपका टाइम है। देखिए क्या क्या बचेगा और क्या आएगा। तो इसको हल करने के बाद हमारा आएगा आपका mL³ टी पावर माइनस 3 और थीटा पावर माइनस 1, के का डायमेंशन। एक चीज छोड़ गया, एरिया, ये यहाँ पर L² होगा, तो L² से L² कैंसिल होगा, इसका मतलब केवल L बचेगा। mL टी पावर माइनस 3 थीटा पावर माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है उसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ A by B given that P plus A by V square V minus V is equal to RT। ये वंडर वाली क्वेश्चन है एक तरह से। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, हमको निकालना है ए बाई बी का डायमेंशन। देखिए पहले ए का निकाल लेते हैं, फिर बी का, फिर ए को बी में डिवाइड कर देंगे। तो जो गिवन दिया है आपको, गिवन दैट पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब देखिए इसमें हमने बताया था कि ए पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, मतलब ए में पी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो ए का डायमेंशन होगा पी के डायमेंशन के इक्वल होगा। उसी तरह जो वी का डायमेंशन होगा बी के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ पी। पी प्रेशर है, ए का निकालना, वी वॉल्यूम है, इसका मतलब एल क्यू का होल स्क्वायर। पी प्रेशर है एफ बाई ए, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा एल की पावर 6 एम एल टी पावर माइनस 2, एरिया है L² होगा, एल से एल कैंसिल होगा 2 ठो, यहाँ पर बचेगा ए बराबर एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2। ए का डायमेंशन निकलेगा, बी का देखिए डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल क्यू। हमको निकालना ए बाई बी। ए बाई बी क्या देखिए एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2, यहाँ से एल क्यू, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम L² टी पावर माइनस 2। तो इस तरह से
यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए बाई बी का डायमेंशन। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब आगे न्यूमेरिकल कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर चैप्टर क्लोज करते हैं, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसका लिमिटेशन कुछ है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो आगे बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके। अगला टॉपिक है लिमिटेशंस। Limitations of dimensional analysis, साइड में इसको DA भी बोलते हैं। तो लिमिटेशन का मतलब कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका लिमिटेशन क्या क्या है, मतलब कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है। तो पहला इसका एप्लीकेशन है डायमेंशनल का, लिमिटेशन है कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपको देखे होंगे कि इसमें जो वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के था उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। अब दूसरा लिमिटेशन है कैन नॉट बी अप्लाइड इन expression involving trigonometric ratio sin theta cos theta tan theta। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको। एंड एक्सपेरिमेंटली टर्म्स इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तीसरा कैन नॉट बी अप्लाइड cannot be applied expression involving proportionality constant which has डायमेंशनल। तीसरा टर्म कह रहा है कि इसके द्वारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो डायमेंशनल फार्मूला उसका नहीं डिराइव कर सकते हैं, उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। चौथा टर्म है कैन नॉट बी अप्लाइड इन expression involving two or more पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में भी अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस है आपका डायमेंशन एनालिसिस का। पहला है
कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे एक्सपेरिमेंटली टर्म्स पे अप्लाई नहीं होता है। तीसरा है कि इन्वॉल्व जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था आपका वो डायमेंशनल लेस, उसका डायमेंशन नहीं मालूम होता है आपका। चौथा है कैन नॉट बी अप्लाइड, टू आर मोर, दो या दो से ज़्यादा जब पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसमें ये टर्म अप्लाई नहीं होता है। तो इन्वॉल्विंग टू आर मोर टर्म, ऐसे लिखे, टू आर मोर टर्म सेपरेटेड बाई पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से आपका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को, प्यारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे इसी शब्दों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर एवरीवन, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए।